Hello students, मेरा नाम है नटवर सिंह राठौड़ and I am your social science faculty. Today we are going to study French Revolution. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं French Revolution. तो 8th क्लास में आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा था. इन 9th क्लास वी आर स्टडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. अब वर्ल्ड हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड के किसी ना किसी कंट्री से हमारे इंडिया में कोई इम्पैक्ट पड़ा है. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज़ हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में हुआ था, जहाँ पे लोग तानाशाही राजा से परेशान होकर, उसकी पॉलिसीज से परेशान होकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ले आते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, ठीक है, जहाँ पे लोग अपना लीडर चूज़ करते हैं. तो जब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग वोट करके अपना लीडर एलेक्ट करते हैं, वैसे ही एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाया गया लोगों के द्वारा. और ऐसा क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन हो गया, और उसी को देखकर हमारे जो इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, तो हमारी कंट्री को भी डेमोक्रेटिक कंट्री कर दिया गया. ठीक है, तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें एक सीन समझना पड़ेगा. हिस्ट्री को अगर हम एक स्टोरी की तरह लें, हिस्ट्री के चैप्टर्स को अगर आप एक स्टोरी की तरह लें तो बहुत ही ईजी है. बस चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, आपको सब समझ में आएगा. नाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है कि 14 जुलाई 1789, ये डेट आप याद रखना. सुबह का समय है और वहाँ के राजा हैं लुइस 16. तो उन्होंने किसी काम से आर्मी भेज दी पेरिस में, और आर्मी को देखते ही लोगों को लगा कि जो राजा है, राजा ने उन पर अटैक कर दिया. अब ऐसा क्या हुआ कि जो वहाँ की जो प्रजा है उनको अपने राजा पर ही भरोसा नहीं रहा. ऐसा क्या हुआ कि वो राजा के खिलाफ मैदान में आ गए और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, और यहाँ तक कि रेवोल्यूशन तक कर दिया. तो जैसे ही आर्मी को देखते हैं सब लोग, तो एक मॉब इकट्ठा हो जाता है. मॉब का मतलब भीड़, लोगों की भीड़, लगभग 7,000 पीपल. ओके, एंड व्हाट दे डिड, they started fighting against army of their own country, of their own king. तो जब आर्मी से फाइट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एम्यूनिशन तो होते नहीं है, जो हथियार तो होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक फोर्ट होता है, ठीक है, एक बैलेस्टाइल फोर्ट होता है, उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ के जो कैदी होते हैं उनको निकाल लेते हैं, एंड अल्टीमेटली उस फोर्ट को पूरा वो तोड़ देते हैं, तहस महस करते हैं, ताकि एक सेटिस्फैक्शन मिले कि भाई हमने कुछ बिगाड़ा राजा का. ठीक है, तो ये इतना सब कैसे हो गया? यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन. क्या कारण थे जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो गए थे, लोगों के दिलों दिमाग में अपने ही राजा के खिलाफ इतना गुस्सा था. चलिए आगे हम जानते हैं. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फ्रांस के लोगों के बारे में, कि उस टाइम पे कैसे लोग थे वहाँ पे, और कितने ग्रुप्स के लोग वहाँ पे थे. तो वहाँ की जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी. फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट. फर्स्ट ई स्टेट में क्लर्जी नाम का जो ग्रुप था वो क्लर्जी था. क्लर्जी का मतलब होता है जो भी लोग चर्च से जिनका नाता था, ठीक है, जो भी फंक्शनिंग ऑफ चर्च में एक रोल प्ले करते थे, जैसे कि फादर या फिर मेंबर ऑफ द चर्च. तो सेकेंड ग्रुप जो है नोबिलिटी. अब नोबिलिटी का मतलब होता है जो भी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि राजा के कोई रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा मामा ताऊ, या फिर मिनिस्टर्स. ओके, तो उन्हें नोबिलिटी में रखा गया. थर्ड जो ग्रुप था स्टेट का, उसमें 3 और ग्रुप थे. जैसे कि थर्ड जो ग्रुप था ई स्टेट में, उसमें 3 ग्रुप थे. जो पहला ग्रुप है वो थोड़ा एजुकेटेड लोगों का था, ठीक है, जैसे कि लॉयर, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स वगैरह. सेकेंड जो था वो था फार्मर्स, जो पीजेंट्स होते हैं, उसका मतलब होता है स्मॉल फार्मर, ठीक है, फार्मर एंड आर्टिशंस. आर्टिशंस का मतलब कारीगर. द थर्ड वन इज स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, जो भी नौकर या फिर मजदूर, उनको एकदम थर्ड ग्रुप में रखा गया. अब ये थर्ड ग्रुप जो था, थर्ड स्टेट, उसको इस ग्रुप को सारे टैक्स पे करने पड़ते थे. जो भी इन थर्ड ग्रुप, तीनों जो भी इस थर्ड ग्रुप में आते थे लोग, ठीक है, उनको सारे टैक्स पे करने पड़ते थे. वहीं पे जो फर्स्ट 2 जो ग्रुप था हमारा,
क्लर्जी और नोबिलिटी ये एग्जेम्प्टेड थे। एग्जेम्प्टेड का मतलब टैक्स फ्री थे, इनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। बात आई समझ में? ओके, अब टैक्स कितने तरह के थे? टैक्स थे अलग अलग तरह के, जैसे कि एक था टाइड्स। अब टाइड्स जो टैक्स था वो टैक्स था जो टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च और फार्मर से, जो टैक्स कलेक्ट करते थे डायरेक्ट चर्च, ठीक है, चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको बोलते थे टाइड्स। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ जो टैक्स था उसे बोलते थे थायल। थायल जो था वो एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट का मतलब अगर किसी सर्विस से या फिर किसी दुकानदार से उसकी सेल पर टैक्स ले लिया जा रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। कोई आदमी जैसे जो कोई भी कॉमन चीज़ खा रहा है पी रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डेली कंजप्शन की चीज़ें थी जैसे कि मिल्क, सॉल्ट, इनके ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा था। और जो टैक्स दे रहे थे वो थे थर्ड ग्रुप, जो थर्ड स्टेट है उसके लोग। एक वर्ड है लिवरे। लिवरे का मतलब होता है करेंसी ऑफ फ्रांस। एक देखिए आप यहाँ पे एक लिखा होगा नीचे, ये रहे तीनों वर्ड्स, ओके। अब जो लिवरे है वो क्या है? करेंसी है। उस टाइम पे जो करेंसी थी फ्रांस की, जो कि 1794 में जाकर बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम जानते हैं राजा के बारे में। द किंग वॉज लुइस 16, जो कि बर्बन फैमिली से थे, ठीक है। और वो मात्र सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। एंड ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनाइट। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क है। ये जो प्रिंसेस हैं वो कहाँ की? ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया एक डिफरेंट कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में है और ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्रेंच के पास में है। जो फ्रांस है उसका पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वहाँ की राजकुमारी से लुइस 16 ने शादी की और मात्र 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और राजा बन गए। जब वो राजा बने तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि उनके जो खजाने थे, जो ट्रेजर था, वो एकदम खाली पड़ा था। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। मतलब फ्रांस उससे पहले काफ़ी बार ब्रिटेन के साथ वॉर लड़ चुका था। तो जब वॉर लड़ते हैं तो काफ़ी पैसा चाहिए एम्युनिशन के लिए, रिकवरी के लिए, सोल्जर्स की रिकवरी के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, साथ में और ज़्यादा बिल्डअप ऑफ द एम्युनिशन, ठीक है। तो जब वॉर होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा चाहिए। और उसी के लिए फ्रांस में जब लुइस 16 आए तो उससे पहले फ्रांस काफ़ी वॉर लड़ चुका था और जिसके वजह से खजाना काफ़ी खाली हो गया था। उसके बाद में एक पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वो काफ़ी बड़ा पैलेस था, आलीशान था, लेकिन साथ में उसके मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्चा आता था, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ बहुत बड़ी होती है तो उसके मेंटेनेंस में काफ़ी पैसा चला जाता है। तो वही हुआ, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में काफ़ी मेंटेनेंस में राजा के काफ़ी पैसे चले गए। थर्ड जो लुइस 16 का जो कदम था, एक स्टेप उन्होंने लिया, उन्होंने हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज़। अब अमेरिकन कॉलोनी क्या है कि जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी अमेरिका में 13, जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी था, है ना। वैसे ही अमेरिका में भी जो 13 ऐसी जगहें थी, 13 ऐसे स्टेट्स थे छोटे छोटे जो कि ब्रिटेन के अंडर थे। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस की आपस में लड़ाई थी। तो हेल्प के चक्कर में क्या हुआ कि जो वॉर है वो फ्रांस ने लड़ा 13 अमेरिकन कॉलोनी को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और उस चक्कर में 2 बिलियन लिवर्स का लॉस हो गया, क्योंकि सारा खर्चा वॉर में लग गया, सारा पैसा लग गया और उसका उन पर डेप्थ आ गया। डेप्थ का मतलब क्या होता है? 2 मिलियन लिवर्स डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। वो कर्ज में डूब गए। और अब जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया था, जो भी पड़ोसी देश थे, जो भी इनके दोस्त थे, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा दिया। उस टाइम पे 10% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा होता है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था। तो अब ये पैसा कैसे रिकवर करेंगे वो? तो इन्होंने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। और जब टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स देता कौन था? टैक्स देता था सिर्फ ये लोग। कौन? सिर्फ ये लोग। आप देख सकते हैं ये थर्ड स्टेट वाले। तो इनमें काफ़ी गुस्सा आ गया।
और इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा था एजुकेटेड फैमिली में, और धीरे धीरे पीजेंट्स और स्मॉल पीजेंट्स ये सब मिलके और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। ओके, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइल? ओके, पहला क्वेश्चन, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड सेकेंड, what do you understand by the term tile? Thank you.